नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। श्रीलंका में शुरू हो सकता है भारतीय रुपये का इस्तेमाल। विदेश मंत्री बोले डॉलर यूरो के बाद रुपये में लेन देन पर कर रहे हैं विचार। जी हाँ दोस्तों, आर्थिक तंगी से जूझ रहे श्रीलंका में भारतीय रुपये में लेन देन शुरू हो सकता है। श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि डॉलर, यूरो और येन के बाद हम रुपए को भी लेन देन की करेंसी बनाने पर विचार कर रहे हैं। साबरी ने यह बयान श्रीलंकाई राष्ट्रपति के भारत दौरे के एक दिन बाद दिया है। साबरी ने कहा है कि इससे श्रीलंका आने वाले भारतीय पर्यटकों और व्यापारियों को फायदा होगा। उन्हें करेंसी बदलवाने के झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, श्रीलंका 2022 में आर्थिक संकट से उभरने की पूरी कोशिश कर रहा है। रुपए का इस्तेमाल लोकल करेंसी के तौर पर करना उन्हीं कोशिशों का हिस्सा है। दरअसल श्रीलंका अपना ज्यादातर सामान भारत से ही आयात करता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। केवल महात्मा गांधी और तिरुवल्लुर के फोटो लगा सकते हैं, अंबेडकर का नहीं, मद्रास हाईकोर्ट का आदेश। जी हां दोस्तों, मद्रास हाईकोर्ट ने बी आर अंबेडकर की तस्वीर को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि तमिलनाडु और पुडुचेरी की अदालतें केवल महात्मा गांधी और तमिल कवि संत तिरुवल्लुर के फोटो लगा सकती है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने इस बारे में बीती 7 जुलाई को एक सर्कुलर जारी किया था। कांचीपुरम के प्रधान जिला न्यायाधीश समेत सभी जिला अदालतों को सर्कुलर जारी कर निर्देश दिया गया है कि वे अल्लूर में बार एसोसिएशन को अदालत परिसर के प्रवेश कक्ष से बी आर अंबेडकर के फोटो को हटाने के लिए कहे। दरअसल कई अधिवक्ता संघों ने अंबेडकर और संबंधित संघ के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के फोटो का अनावरण करने की अनुमति मांगी है। 11 अप्रैल को आयोजित एक बैठक में हाईकोर्ट की फुल बेंच ने ऐसे सभी अनुरोधों को खारिज कर दिया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का मास्टर प्लान। बड़ी संख्या में दूसरे दलों के नेता होने वाले हैं पार्टी में शामिल। जी हां दोस्तों, देश में होने वाला अगले आम चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, जिसे देखते हुए सभी मुख्य पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। विपक्षी दलों ने जहां महागठबंधन कर लिया है, तो बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का कुनबा भी बढ़ता जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी का मास्टर प्लान है कि हर महीने दूसरे दलों के नेताओं को पार्टी ज्वाइन कराई जाए। सपा विधायक दारा सिंह चौहान बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर और एलजेपी के चिराग पासवान भी अब बीजेपी के साथ हैं। इसके अलावा 24 जुलाई को सपा और आरएलडी के कई नेता पार्टी में शामिल होने वाले हैं। सूत्रों का कहना है कि आरएलडी नेता व पूर्व सांसद राजपाल सैनी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सीमा हैदर घटना के बाद भारत नेपाल बॉर्डर पर सख्ती। पकड़े गए 2 चीनी नागरिक, जासूसी का शक। जी हां दोस्तों, नेपाल सीमा के जरिए अवैध तरीके से भारत में घुसने की कोशिश कर रहे 2 चीनी नागरिकों को बिहार के रक्सौल से गिरफ्तार किया गया है। दोनों के मकसद का पता नहीं चल पाया है, लेकिन आवरेजन यानी कि इमिग्रेशन अधिकारियों को शक है कि ये जासूसी के लिए भारत में दाखिल हो रहे थे। दरअसल पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर द्वारा मई माह में बिना वीजा के नेपाल सीमा के रास्ते चालाकी से भारत में प्रवेश करने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने सीमा पर अपनी निगरानी बढ़ा दी है। भारत नेपाल के सभी बॉर्डर पर सख्ती से चेकिंग अब हो रही है। सीमा हैदर द्वारा झूठी भारतीय पहचान की जानकारी देने के बाद भारत में उसने आसानी से एंट्री कर ली थी, जिसके बाद न्यूज़ 18 इंडिया पर खबर दिखाई गई और फिर बॉर्डर और सख्ती से चेकिंग की जाने लगी। यही वजह है कि 2 चीनी नागरिकों को पकड़ा गया जो बिना वीजा और पासपोर्ट के भारत में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। हिमाचल में बाढ़ से 7 मौतें। दिल्ली में यमुना फिर खतरे के निशान के ऊपर। हरियाणा, यूपी और राजस्थान में भी अलर्ट जारी। जी हां दोस्तों, दिल्ली में यमुना का जलस्तर फिर खतरे के निशान से ऊपर हो गया है। रविवार सुबह हाथिनी कुंड बैराज से 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद जलस्तर सुबह 7 बजे 205.81 मीटर तक पहुंच गया। शनिवार को वाटर लेवल खतरे के निशान के आसपास रहा। जो लोग पानी कम होने के बाद अपने घरों में लौट गए थे, उनमें से कई शनिवार को राहत शिविरों में फिर से लौट आए हैं। वहीं दोस्तों, गुजरात के जूनागढ़ शहर में शनिवार को 4 घंटों में हुई 10 इंच बारिश से बाढ़ आ गई। हालांकि बारिश बंद हो गई, लेकिन कई इलाकों में अब भी 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। महाराष्ट्र के इरशालवाड़ी गांव में लैंडस्लाइड के 4 दिन बाद भी 82 लोग लापता हैं। मरने वालों की संख्या 26 हो गई है। यवतमाल में बाढ़ में फंसे 45 लोगों को एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर्स की मदद से एयरलिफ्ट किया गया है। वहीं दोस्तों, कई राज्यों में अगले 24 घंटे के दौरान भारी बारिश की चेतावनी इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की ओर से दी गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं। वहीं दोस्तों, कुछ जगहों पर हल्की बारिश की भी संभावनाएं हैं। इनमें बिहार और झारखंड में बिजली चमकने के साथ ही हल्की बारिश की संभावनाएं व्यक्त की गई है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तो मुझे और मेरे पिता को कांग्रेस में शामिल क्यों किया, गद्दार कहने पर भड़के ज्योतिरादित्य सिंधिया। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस की ओर से की गई आलोचना पर पलटवार किया है। गद्दार कहे जाने पर सिंधिया ने कहा कि ऐसा था तो उन्हें और उनके पिता माधवराज सिंधिया को कांग्रेस ने पार्टी में शामिल क्यों किया था। उन्होंने कहा कि जिन्होंने इतिहास का एक पन्ना भी नहीं पढ़ा है, उन्हें जो बोलना हो वह बोले। सिंधिया ने कहा कि उनके विचार और विचारधारा मध्य प्रदेश और राष्ट्र के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि देखो, वे अपना काम करेंगे, जिन्होंने इतिहास का एक पन्ना भी नहीं पढ़ा है, उन्हें जो बोलना है बोलने दीजिए। मेरे और मेरे परिवार के कर्म, विचार और विचारधारा ग्वालियर संभाग, मध्य प्रदेश और राष्ट्र के लिए समर्पित है। यदि उन्हें इतनी ही चिंता थी तो उन्होंने मेरे पिताजी और फिर मुझे कांग्रेस में शामिल क्यों किया। पिछले दिनों प्रियंका की यात्रा के दौरान इस स्मारक पर पोस्टर लगाए गए थे कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सिंधियाओं ने रानी लक्ष्मीबाई और 1969 एवं 2020 में कांग्रेस को धोखा दिया। हालांकि पुलिस इन पोस्टरों को हटा चुकी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चिराग सात्विक ने जीता कोरिया ओपन बैडमिंटन, वर्ल्ड नंबर 1 जोड़ी को हराया। यह खिताब जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी। जी हां दोस्तों, भारतीय बैडमिंटन स्टार सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने कोरिया ओपन का खिताब जीत लिया है। चिराग सात्विक की जोड़ी ने वर्ल्ड नंबर 1 फजर अल्फायान और मोहम्मद रियान की इंडोनेशियाई जोड़ी को 17-21, 21-13, 21-14 के अंतर से हराया। फाइनल मुकाबला 62 मिनट तक चला। इस मुकाबले से पहले इंडोनेशियाई जोड़ी के खिलाफ रिकॉर्ड 2-2 की बराबरी पर था। कोरिया ओपन टूर्नामेंट पहली बार 1991 में हुआ था। दोस्तों टूर्नामेंट तब से हर साल साउथ कोरिया के अलग अलग शहरों में हो रहा है। ये ग्रेड 2 का टूर्नामेंट है जो बैडमिंटन सुपर 500 कैटेगरी में आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मैं और मेरे बच्चे भारत के लिए बोझ नहीं बनेंगे। पाकिस्तान की सीमा हैदर पड़ी बीमार, चढ़ाया जा रहा ग्लूकोज। जी हां दोस्तों, भारतीय पति सचिन मीना के लिए बिना वीजा के मई में भारत में प्रवेश करने वाली पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते ATS द्वारा हाल ही में की गई पूछताछ के बाद शनिवार सुबह बीमार पड़ गई। सीमा हैदर ने एक दिन पहले ही शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास दया याचिका दायर कर अनुरोध किया है कि उसे अपने 4 बच्चों के साथ ग्रेटर नोएडा में अपने साथी सचिन मीना के साथ रहने की अनुमति दी जाए। उच्चतम न्यायालय के वकील AP सिंह द्वारा सीमा की ओर से दायर याचिका शुक्रवार को राष्ट्रपति सचिवालय को प्राप्त हुई। याचिका में सीमा ने कहा कि वह ग्रेटर नोएडा में रहने वाले सचिन से प्यार करती है और वह उसके साथ रहने के लिए भारत आई है। पाकिस्तानी नागरिक का दावा है कि उसने हिंदू धर्म अपना लिया है और नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर में हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार मीना से शादी कर ली। सीमा ने कहा कि माननीय मैडम, याचिकाकर्ता को एक प्यारे पति के रूप में सचिन, पिता समान ससुर, मां के समान सास के साथ शांति, प्यार और खुशी मिली है जो याचिकाकर्ता को पहले कभी नहीं मिली थी। याचिकाकर्ता आपसे अनुरोध करती है कि आप उस पर विश्वास करें और एक ऐसी महिला के प्रति दया दिखाएं जो उच्च शिक्षित नहीं है। पैर छूने से नहीं मिलेंगे दिल, चाचा पारस के इस बयान पर चिराग पासवान ने दी प्रतिक्रिया। जी हां दोस्तों, NDA में शामिल होने के बाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान रविवार को दिल्ली के पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए चिराग ने चाचा पशुपतिनाथ पारस के उस बयान पर भी प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने कहा था कि पैर छूने से दिल नहीं मिलेंगे। NDA में अपनी पार्टी को मिल रहे सम्मान से अभिभूत दिख रहे चिराग ने कहा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के द्वारा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ संपर्क साधा गया, जो सम्मान दिया गया, उससे लोकसभा चुनाव की रूपरेखा तैयार हो गई है। चिराग ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी से हुई मुलाकात के बाद जो हमारी चिंताएं हैं वे दूर हो गई है। चिराग ने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास NDA का हिस्सा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, काली कमाई छोड़ दुबई भागा क्रिकेट बुकी, पुलिस को रेड में मिला 14 किलो सोना, 200 किलो चांदी, 17 करोड़ नगद। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के गोंदिया स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सट्टेबाज ने एक व्यवसायी को नकली सट्टेबाजी एप्स में निवेश करने का लालच दिया और फिर उससे 58 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी कर ली। नागपुर पुलिस ने काका चौक स्थित आरोपी के घर पर जब छापा मारा वह हैरान रह गया। यहाँ पुलिस को 17 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी, लगभग 14 किलोग्राम सोना और 200 किलोग्राम चांदी मिले, जिसे जब्त कर लिया गया है। पुलिस की छापेमारी से पहले ही आरोपी घर से फरार हो गया। आगे की जांच जारी है। दरअसल दोस्तों, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म बनाने वाली कथित सट्टेबाज अनंत उर्फ सोनटू नवरत्न जैन के बारे में संदेह है कि वह नागपुर से 160 किलोमीटर दूर गोंदिया शहर में रहता था। जब जैन के घर पर पुलिस ने रेड की तो वह उससे एक दिन पहले ही दुबई भाग गया।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अनिल अंबानी की कंपनी से 5 एयरपोर्ट वापस लिए जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार बोली पेमेंट और मेंटेनेंस नहीं कर रही कंपनी। जी हां दोस्तों, आर्थिक संकट से जूझ रहे अनिल अंबानी से महाराष्ट्र सरकार 5 एयरपोर्ट वापस लेने की तैयारी कर रही है। राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को महाराष्ट्र विधानसभा में कहा कि सरकार जल्द ही अनिल अंबानी ग्रुप से लातूर, उस्मानाबाद, नांदेड़, यवतमाल और बारामती एयरपोर्ट वापस ले सकती है। दरअसल साल 2008-9 में सरकार ने एयरपोर्ट के रखरखाव के लिए अनिल अंबानी की रिलायंस एयरपोर्ट डेवलपर्स लिमिटेड को काम सौंपा था। अब अंबानी की कंपनी न ही एयरपोर्ट का रखरखाव कर रही है और न ही बकाये पैसों का पेमेंट कर रही है। रिलायंस एयरपोर्ट डेवलपर्स लिमिटेड ने इन सभी 5 एयरपोर्ट के लिए सबसे अधिक 63 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। फडणवीस ने कहा है कि सरकार इस मामले में अटॉर्नी जनरल से कानूनी राय लेगी। रिलायंस एयरपोर्ट डेवलपर्स लिमिटेड से बकाये पैसों को कैसे वसूल सकती है, इसके साथ ही क्या सरकार इसके बजाय एयरपोर्ट का नियंत्रण पूरी तरह से अपने हाथ में ले सकती है, इस बारे में विचार किया जा रहा है।